गुजराती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक है, यहाँ वाले तो ठीक है। उम्मीद है जो घर पर भी बैठकर मुझे देख रहे होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, सेहतयाब होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमारा जो है वो शो है। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है जितने भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जो जो चेंजेस आ रही हैं, उसके बारे में मैं आगाह करती रहूँ और ऐसे आगाह करूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि नया कोई लॉ आता है तो उसको पढ़ के तो वो सर के ऊपर से गुजर जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता और ये पता भी नहीं चलता कि लॉ किसके लिए है, किस पे अप्लाई करेगा। तो उसको ज़रा आसान अल्फाज में करके उसकी आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्प्लिकेशन होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आज भी हमारे पास जो है नया साइबर क्राइम बिल आया है जिसके ऊपर जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। साइबर क्राइम है क्या, किस तरह हमारी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट करता है। तो सबसे छोटी सी बात अगर मैं करूं, जो मैं पहले भी कर चुकी हूं, आज फिर करूंगी, कि सोशल मीडिया जितना आपकी ज़िंदगी में आम हो चुका है, आप किसी भी जो है शोबे से कोई भी इंसान उठा लें, उसका जो है फेसबुक ज़रूर होता है और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं हमारे माशरे में। उस दिन हम लोग यहाँ पर किडनैप्ड बच्चों की बात कर रहे थे और उन्होंने हमारी जिन पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी, उन्होंने हमें एक बात बताई कि बहुत सारे बच्चे जिन्हें फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट किया जाता है, वो कहते हैं कि हम जो हैं ख़ुद घर छोड़ कर भागे थे। और मैंने वहाँ पर भी एक बात की थी कि कुछ स्टार्ट्स हैं कि अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाएं कोई, तो एक इंसान को जो है झिझक होती थी किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने में, जिस इंसान को आप नहीं जानते। एक बात आपको सिखाई जाती थी बचपन में, स्ट्रेंजर से टॉफ़ी नहीं लेनी, कुछ खाने के लिए नहीं लेना, जिसको आप जानते नहीं उससे बात नहीं करनी। हम लोग भी जो है एक फैमिली फ्रेंड्स को ही जानते थे। किसी अगर ऐसा इंसान सामने आ जाए जिससे पहले कभी मुलाकात ना हुई भी हो या किसी के रेफरेंस से हम ना जानते हो तो हम बात भी नहीं करते थे। सोशल मीडिया की वजह से आपको ढेर सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, आपके दोस्त के दोस्त निकल आते हैं। कोई ऐसा दोस्त जिसको आप दूर से जानते हो, अगर उसकी रेफरेंस से भी आपको कोई ऐड कर ले तो आपकी उससे बातचीत जो है बड़ी आम हो जाती है और कोई झिझक नहीं रहती उससे बात करने में, उससे बात शेयर करने में। इसकी वजह से बहुत सारे इस तरह के फेक अकाउंट्स भी बन चुके हैं। पाकिस्तान में हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग ख्याल रखने वाले हैं। एक तो आपका फैमिली स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा टीचर्स की आपके ऊपर निगाह होती है, स्कूल्स का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपके दोस्तों का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक आपके दोस्तों को, पेरेंट्स को भी जानते हो। तो यहाँ पर जो है इस तरह की जो वारदात होती है वो कम होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क में तो इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है कि आपको फेसबुक पे किसी ने ऐड किया, आपकी थोड़ी सी बातचीत हुई, तीसरे चौथे दिन आप उनसे मिलने चले गए और पता चले कि वो कोई आपसे लड़का या लड़की बात नहीं कर रहा था, वो कोई अंकल थे और उसके बाद फिर किडनैपिंग्स हो जाती हैं। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसका हम सोच भी नहीं सकते और जिनसे हम बचना चाहते हैं। इसके अलावा एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक गलत बात फैलाना, इर्रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही होती हैं। कितने सारे नाउज़बिल्ला अहदीस जो रेफ वो नहीं होती, जिनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती, आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं, चीज़ें शेयर की जाती हैं। इस तरह के कॉल जो आपको कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि किसने कहा, कब कहा, इसकी क्या जो है रेफरेंस है, वो शेयर किए जाते हैं और आप उसको आगे शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारी इस तरह की खबरें, बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ जो फेक होती हैं, जिनकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती, वो वायरल हो जाती हैं सोशल मीडिया पर। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। ब्लैकमेल का एक ज़रिया फेसबुक बन चुका है। आप अपनी ज़िंदगी की हर डिटेल जो है, आप किस वक्त कहाँ थे, कहाँ पर पड़े हो, किसके साथ रहते हो, कहाँ जाते हो, मुल्क में कितने ट्रिप, आपने साल में कितने ट्रिप्स अब्रॉड लगाए हैं, आपका घर कहाँ है, आपकी ज़्यादा विजिटिंग वाली जगह कहाँ है, अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया के लिए एक जगह पे रख दोगे तो आइडेंटिटी थेफ्ट, कि कोई और इंसान प्रिटेंड करे कि वो आप हैं, ये बहुत आम हो गया है। इसके अलावा क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है। साइबर क्राइम की जब हम बात करते हैं तो जो भी काम आप इंटरनेट पे करें जो आपने फिजिकली नहीं किया और उसको पकड़ लेना और उसकी आपको सज़ा होना जो है, ये इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हेट स्पीच की भी अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से बहुत सारे जो है फसाद जो है इंसाइट होता है कि आप किसी रिलीजन के बारे में, किसी एक कास्ट के बारे में, किसी एक फ़िरके के बारे में कोई ना कोई ऐसी बात कर दो जिसकी वजह से कोई और ऑफेंड हो जाए। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई इस तरह का ओपिनियन दे दो जिसकी वजह से कोई फसाद क्रिएट हो जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है बैन लगाना या इनको मॉनिटर करना जो है इस बिल का मकसद है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो टेररिज्म है, एक बहुत ही मैं कहूँगी खौफनाक किस्म की सिचुएशन है जो हमारी कंट्री में जो है ये
चंद सालों में, पिछले कुछ सालों से जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, सिर्फ हमारी कंट्री में क्या पूरी दुनिया में। और इसकी रिक्रूटमेंट को किस तरह जो है बुलाया जाता है, किस तरह टेररिस्ट बनाया जाता है, इसको आप फ़ोन्स पे तो मॉनिटर कर सकते हो, जब तक आपका किसी फ़ोन कंपनी के साथ रिकॉर्ड होगा उस पर तो मॉनिटर कर सकते हो, लेकिन इंटरनेट पे ये चीज़ बिल्कुल एनोनिमस हो जाती है और इस चीज़ को मॉनिटर करना या इस चीज़ को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें जो इतनी ज़्यादा नुकसानदेह हैं और इतनी आसान सी एक्सेसिबल चीज़ से शुरू होती हैं, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे और हमें बताएंगे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं कि साइबर क्राइम बिल जो है किस तरह टैकल करता है इसको। आपको हम ये भी बताएंगे कि फ़ेक प्रोफाइल्स कैसी बनाई जाती हैं आपके लिए। बल्कि मेरा सवाल भी आज यही है कि आपने मुझे कॉल करके बताना है कि कभी ऐसा हुआ कि आपकी किसी से बातचीत चल रही हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट, यहाँ तक कि फ़ोन पे, और आपको पता चले कि वो इंसान वो नहीं है जो एक्चुअली वो प्रिटेंड कर रहा है, कि कोई फेक प्रोफाइल आपका कभी सामना हुआ है इससे। आज का शो मैं अनाउंस करती चलूँ हमारे साथ कौन होगा। हमारे साथ होंगी किरण जो कि हमारी योगा एक्सपर्ट है। आज आपको हम सिंपल सी एक योगा एक्सरसाइज बताएंगे जब आप उठते हैं अपने आप को पूरे दिन को फेस करने के लिए, किस तरह आपने जो है अपनी बॉडी को सेट करना है थ्रू योगा। हमारे साथ होंगे शेफ वसीम जो कि आज बनाएंगे बटर चिकन और बनानास कुकी शेक। बनानास एंड कुकी शेक भाई तो बच्चों का फेवरेट होगा, मेरा भी फेवरेट है। हमारे साथ होंगे अहमद हमाद जो कि पोइट है और फिल्म लेक्चरर हैं। बड़ी ही मज़े की आज हमारी कॉन्वर्सेशन होने वाली है, शेर व शायरी तो चलती रहेगी, लेकिन क्योंकि वो एक फिल्म एक्सपर्ट हैं तो कुछ चंद मूवीज़ जो हमने देखी, जो आपने देखी हैं, हम उनके ऊपर भी आज बातचीत करेंगे कि वो कैसी थी, उनमें क्या फ्लॉस थे, कौन सी हिट्स हैं, कौन सी मिस हैं। मुझे कॉल करके इस तरह की गपशप में ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूट किया करें, बड़ा मज़ा आता है। हमारे साथ होंगे शेर अफजल खान जो कि सीनियर लॉयर हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट भी हैं। साजिद रियाज भट्टी डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अमार जाफरी एक्स डायरेक्टर FIA और चौधरी हामिद जो कि फेसबुक एक्सपर्ट हैं। और जो फेसबुक एक्सपर्ट्स होते हैं वो बड़े फिट हैकर्स भी होते हैं। तो आज हम उनसे जो है पूछेंगे कि किस तरह जो है अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनकी ज़िंदगी कंसिडरेबली उसके बाद चेंज हो गई है क्योंकि वो ब्लैकमेल का ज़रिया बन जाता है। तो आज का ये शो आपके लिए छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और स्टार्ट करेंगे योगा से। वेलकम बैक टू मेहक की मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर एक उदास सी, टायर्ड सी किरण। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, किसी काम में उदास हूँ। जब सुबह आई है ना किरण तो कहती मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। मैंने कहा चले आज तो योगा फिर आपके माइंड और स्पिरिट के लिए भी होगा। हाँ, वैसे मेरे पास आज टाइम नहीं मिला। वैसे मैं डेली जैसे कहती हूँ ना कि उठने से पहले मैंने एक 10 मिनट या 5 मिनट इवन 2 मिनट्स का मेडिटेशन भी करती हूँ और अपने को, लेकिन आज नहीं मिला है, ऐसे उठ के आई हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा मुझे क्योंकि गला ख़राब है बहुत ज़्यादा। ये सबका ख़राब है। आप मेरी भी आवाज़ सुन रहे हैं, आदि जो है कहीं गई भी है और वापस ही नहीं आ रही। ऐसा ही है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, आज एक तो लास्ट टाइम मैंने जो बताया था ना शादी का और पेन के लिए, और दूसरा ये है कि स्ट्रेस रिलीवर के लिए। स्ट्रेस रिलीवर, हाँ, वो एक जो बिल्कुल 2 मिनट का है, वो इंशाल्लाह। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहला वही एज यूजुअल मैं आपको बताती हूँ कि आप को वार्म अप कर देना, ठीक है। वार्म अप के बाद वार्म अप के बगैर नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। ये ऐसे जंपिंग जैक भी करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को अपने मूवमेंट भी देंगे, ठीक है। राइट, ऐसे लगी 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके। 1 2 3 4 5, ओके। जब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, डीप लॉन्ग ब्रेथ लेके अब तो शायद आपको डीप ब्रेथ लेना पड़े। नाउ एक्सेल करते हुए, बाहर निकालते हुए आपने ऐसे से नीचे आ जाए, इसी तरह। अगेन डीप लॉन्ग ब्रेथ, ये बॉडी का वार्म अप है। एक्सेल, जितना आपने गहरा सांस लेंगे इसी तरह आपने गहरा एक्सेल भी करना है। देखिए आवाज आ रही है। ये आपने तकरीबन 5 टाइम इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। सांस बाहर और सांस अंदर, एंड में अपने फुल बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप करना है।
ठीक है, देखिए अपने सर को भी, ड्रॉप योर हेड, फुल, नाउ अप। इस दौरान में अपनी आईज क्लोज रख कर रहें ज़रूर, ठीक है। एक्शन, अपने राइट हैंड स्ट्रेट, स्ट्रेट, वॉरियर, फुल स्ट्रेच। अपर बॉडी को आगे की तरफ, बैक की तरफ अपने पुश करना है और अपनी एक हैंड लेग को ना वो फॉरवर्ड, आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अप एंड डाउन की मूवमेंट दे देंगे, ऊपर नीचे, राइट। नाउ आपने इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए आपने दोनों हाथ एक हाथ के पीछे रख सकते हैं और इसी तरह अपने चेस्ट को भी स्ट्रेट करना है, लाइक दिस, फुल ऊपर लेके नीचे। अब अपनी नी को स्ट्रेट करना है। जब आपने नी के स्ट्रेट करने हैं, दोनों हाथ आपने ज़मीन पे स्ट्रेट करें और साथ अपनी हेड को रखें ऐसे, लाइक दिस। ओके, वंस अगेन अपने वही पोजीशन, यहाँ से दोनों हाथ स्ट्रेट, तकरीबन 10 सेकेंड आपने होल्ड किया। होल्ड करते हुए और फिर लेफ्ट लेग को आपने पीछे ज़मीन पर रिलैक्स करना है और रिलैक्स करते हुए सेम उसी तरह आपने आगे को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। फॉरवर्ड करते हैं जितना आपने हाफ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने राइट हैंड, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट के साइड में दोनों हाथों को दोनों रखने हैं ज़मीन पे, ठीक है। ज़मीन में इनहेल एक्सहेल, अगर आंखें बंद करेंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं तो वैसे इनहेल एक्सहेल करना बहुत मस्त है। ओके, अब अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ रेज करना है और साथ अपनी पूरी बॉडी को ऊपर करना है और आपके फेस एंड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो। Now come back, straight, वही पोजीशन, डाउन स्ट्रेट। ओके, अब अपने राइट लेग को पीछे डाउनवर्ड फेस, फुल, इसी के भी हम तो 1 2 3 4 5। उसके बाद लेफ्ट लेग को आपने पीछे ले, दोनों हाथों के दरमियान, सेम वही पोजीशन, 1 2 3 एंड 4। 4 के बाद आपने देखिए अपने आप को बैलेंस दे दे, पोजीशन बनाए, दोनों हाथ स्ट्रेट, हाथ हेड और दोनों हाथ के दरमियान में, आपके सर दोनों हाथों के दरमियान में और आराम से अपने आप को भी आगे की तरफ पुश करना है, लाइक दिस। देखिए आप मुझे देख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, ना सर ऊपर है ना नीचे। ओके, अब अपने दोनों हाथ राइट के हाथ से साइड में रखना है, सेम वही अपने फुल अपने अपर बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है, लाइक दिस। ओके, अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर, अगेन वापस दोनों हाथ दरमियान, स्ट्रेट एंड अप, ठीक है, दैट्स इट। इसके बेनिफिट खुशी हो रही है ना आपको? उनके अपने भी सर में दर्द है, फिर भी उन्होंने हमें हाँ देखिए है ना। ये हाउ डू यू फील वैसे? वैसे सही फील कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपकी हो ना कोई स्ट्रेस। Stress कभी कभी होता है, ऐसा होता है ना, tension आप होता है। नींद से उठते हो ऐसा लगता है पूरी बॉडी जकड़ी हुई है, ठीक है, हाँ है ना? ऐसे यूं स्टेप हुई होती हुई है, है तो या उसको रिलैक्स ये रिलैक्स करना के लिए। है और बिल्कुल रिलैक्स जैसे सब उतर गया। अच्छा, जिस तरह एक्सरसाइज में रेप्स होते हैं कि हाँ आपने जी। एक दफा करना है, इसमें भी है, इसमें भी होता इसमें भी है। आपने एक दफा किया, 2 से 12 टाइम करते हैं। 12 times शुरू में करें। हमने 5 10 10 और 12
इसी तरह करवाते हैं। इसी तरह एक ही ये इसको अच्छा योगा में एक तो है कि इसका रिदम टूटते नहीं, देखिए आपने एक पाँव के साथ फिर दूसरी इसी तरह ना। अच्छा ब्रेक नहीं लेते बीच में। आपने अक्सर ये होते हैं कि जब आपने वन लेग को आपने पीछे कर दिया और वो उठ जाते हैं, ये गलत है। अच्छा। जब आपने किया है साथ, फिर आपने डाउनवर्ड फेस किए, ये डाउनवर्ड जो फेस है ये उसकी ब्रेक है, फिर वापस जब लेके आना है। अच्छा, आपने खड़े होके दोबारा नहीं करना है, खड़े नहीं होना। ठीक। ये एक मतलब कि 5 to 10 एक एक्सरसाइज है। ठीक। वो जिस तरह उन्होंने कहा, आपने एक फ्लो को जो है वो एक बरकरार फ्लो है, एक फ्लो को बरकरार रखना है। ठीक है, सही है। उर्दू आ रही है ना आहिस्ता है ना? हाँ। फारसी से शिफ्ट कर रही हूँ ना मैं, आपको भी खुद भी सीखना है, आपको भी सिखा रही हूँ। आपने फ्लो को जो है योगा में बरकरार रखना है। एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ, मेरा आज का सवाल है, प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए अपनी कोई भी इस किस्म की स्टोरी जहाँ पर आपको पता चला हो कि जिससे आप बात कर रहे थे, आपके कोई जानने वाले बात कर रहे थे, या वो फेक फेसबुक प्रोफाइल थी। कभी ऐसा हुआ है किरण आपके साथ कि आपको फेक प्रोफाइल से जो है ऐड कर रहे हो लोग? बहुत ये बहुत सिर्फ ऐड नहीं करते बल्कि रिश्ते भी भेजते हैं आपको। मैंने एक दफ़ा आपको बताया था, साथ एग्जैक्टली तस्वीरें भी भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, लेकिन CV मैं लगा के भेजते पहचान लेती हैं। हूँ कि लगती है fake। किस तरह पहचानते हैं कि फेक? वो सबसे पहले ना वो जब ज़्यादा टॉक करते हैं, देखो अगर आप भी गर्ल हो ना तो इतना ज़्यादा हेलो हाय, या अगर सबसे ज़्यादा आप टिप्स वगैरह पूछेंगे, उसके आगे नहीं गए। हाँ, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं, कैसे, तो बस पर्सनल क्वेश्चन है कि कहाँ रहते हैं आप? और सबसे दूसरा, आप मैरिड है फिर पहचान लिया कि ये अंती नहीं, ये ना कोई एक दफा तो रिक्वेस्ट आई, मैं तो बड़े मजे की आपको बताऊं, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप मैरिड हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और आप एक बेहतर मैरिज देखना चाह रहे हैं और साथ में CV और घर की तस्वीर और सारा कुछ जो है भेज के, पूरा पैकेज भेजते हैं आपको कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं। पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं ऐसे लोग। तो आपने मुझे कॉल करके अपनी कोई इस किस्म की स्टोरी जो है मेरे साथ शेयर करनी है कि अगर आपने भी कोई फेक फेसबुक प्रोफाइल जो है वो एनकाउंटर की हो, कभी बनाई है, ये तो खैर कोई भी नहीं बताएगा मुझे फोन पे, लेकिन अगर किया तो मुझसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हम बना रहे हैं चिकन मखनी, मुर्ग मखनी, ठीक है जी, कोई बटर चिकन नहीं है ये, मुर्ग मखनी बना रहे हैं हम जी। और साथ में हम बनाएंगे कुकीज शेक जी, बनाना कुकीज शेक, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। चिकन क्यूब स्टाइल में, ठीक है, गार्लिक, हल्दी, सॉल्ट, वाइट पेपर, ठीक है, उसके बाद क्रीम, योगर्ट, बटर, ठीक है। और जो हम बनाएंगे, अच्छा, खानों में येलो बटर नहीं यूज करते? नहीं, येलो नहीं करते, नहीं, उसको सॉल्टी होता है ना। ये होता है बिल्कुल प्लेन। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं होता बिल्कुल। लेकिन ये मार्जरीन तो नहीं है? नहीं, मार्जरीन नहीं है, वाइट बटर जो है वो, ठीक है, सही है। और अच्छा, उसके बाद हम कुकीज जो ड्रिंक है हमारी उसमें बनाना होगा। कॉफ़ी है जो कि हमने इसको पहले बीट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शुगर है। शुगर इस पे आपने अपने अंदाजे से डालनी है, उसमें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जो हमारी कुकीज़ है उसमें ऑलरेडी शुगर है, ठीक है। उसके बाद मिल्क है हमारा, और कुकीज़ जो है उसको इस पोजीशन में लाना है। ये कैमरा में दिखा भी दें उनको कि इसको ग्राइंड क्रश करना है इसके, ठीक है। और बहुत इजी रेसिपी है ये, अपने घर पे आराम से आप बना सकते हैं। कुकीज शेक तो मैंने फौरन जो है घर जाके बनाना। अच्छा, इसकी अगर हम एक दफा रेसिपी बता देंगे किस तरह? हम इसको स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे बटर, ठीक है। बटर लेने के बाद हमने इसकी सारी जो क्वांटिटीज हैं वो हमने रेसिपी कार्ड में हमने आपके लिए लिख दी हैं, तो वो आप देख लीजिएगा जी। ठीक है, जबरदस्त। कितनी देर में बन जाती है रेसिपी? ये 10 से 12 मिनट टाइम है इसका। 10 से 12 मिनट, मतलब क्विक रेसिपी। किसी ने बनाई है ऑडियंस में पहले? कभी नहीं बनाया मुर्ग मखनी? नहीं, कभी नहीं सोचा कि मैं मुर्ग में जो है मक्खन भी डाल सकती हूँ? नहीं, घर जाके बनाएंगे, फिर मुझे तस्वीर भी भेजनी है, ठीक है। बहुत इजी रेसिपी है ये, हर बंदा अपने घर में आराम से बना सकता है, ठीक है, जबरदस्त। इतने ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसके ना, ठीक है जी। अच्छा, बटर को जो है हमने इसको डाला है। बटर जब मेल्ट होगा उसमें हम चिकन डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हल्का सा इसको सौते करेंगे, फिर साथ ही गार्लिक डाल देंगे इसमें, ठीक है, ठीक है।
सही। अच्छा, पहले चिकन फिर गार्लिक। पहले चिकन। ठीक है, ये जो है हमारी साथ साथ रेसिपी तैयार हो रही है। मैं जाऊंगी हमारे नए गेस्ट को जो है साथ में वेलकम करने। हमारे साथ हैं हम्माद साहब, जो पहले भी हमारे पास जो है तशरीफ़ ला चुके हैं और मेरे बहुत ही फेवरेट पोइट जो है ये बनते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक पोइट नहीं, इसके साथ साथ जो है फिल्म एनालिस्ट में आपको अपना जो है ना खुद से एक टाइटल दूंगी, ठीक है, वो भी हैं। और आज हम जो है कुछ फिल्म्स का भी जो है यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज जो है हम थोड़ी सी फिल्म ठीक पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो बड़ा मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी जो शायद मेरे इंटरेस्ट का भी है, कि जब भी किसी को कोई फिल्म ऑफर होती है तो एक अच्छी फिल्म का अंदाजा लगाना एक ले पर्सन के लिए, जिसने कभी पढ़ा नहीं है फिल्म के बारे में, कुछ पता नहीं है, वो कैसे लगा सकता है कि अच्छा ये फिल्म जो है ये एक अच्छी फिल्म है? मतलब करने के लिए, करने देखने के के लिए, लिए? हाँ, अच्छा, absolutely। तो उसके लिए तो हमेशा स्क्रिप्ट को देखा जाता है। अच्छा। पहली बात, सबसे पहले स्क्रिप्ट, और दूसरी बात ये कि डायरेक्टर की क्रेडिट पे कितनी अच्छी फिल्में हैं, अच्छा। और डायरेक्टर किस कदर ज्यादा मेहनत करता है। ये जो आपने बात की ना डायरेक्टर के क्रेडिट पे कितनी अच्छी फिल्म है, एक डायरेक्टर की अच्छी डायरेक्शन है कि बुरी डायरेक्शन है, इसमें फर्क क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी बस है और रोड भी बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन एक बुरा ड्राइवर उसमें झटके लगाएगा, गलत ड्राइव करेगा, स्टीयरिंग तेजी से मोड़ देगा, ऐसी ब्रेक लगाएगा कि सब लोग उलट के आगे की तरफ आ जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये ड्राइवर ही की तरह होता है, या कैप्टन ऑफ द शिप होता है डायरेक्टर। तो एक स्मूथ सेल जो करता है वो एक अच्छा डायरेक्टर होता है। आपको पता चलेगा कि गूज बम्प्स नहीं आ रहे, ऐसा नहीं हो रहा कि अभी तो शोर था, अभी अचानक साइलेंस आ गया और किसी वजह से, किसी और वजह से, इसका कोई मकसद नहीं है साइलेंस का, बल्कि गलती की वजह से आया। तो आपको इसके अलावा पता चलेगा कि ये सेट के ऊपर क्या जो कलर जो है उसका इम्तजाज वो बेहतर है कि नहीं है। तो आपको अब देखते ही पता चल जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक अनाड़ी मुसव्वर ने तस्वीर बनाई हो और एक रैम्ब्रांड ने या लियोनार्डो डिविंची ने बनाई हो, तो पता चल जाता है। तो फौरन आपको जो डिफरेंसेस है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें एक अच्छे डायरेक्टर की, आई डोंट थिंक यहाँ पर हमें कोई मसला होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क को अप्रिशिएट करने में है डायरेक्टर साहब, एग्जाम्पल तो हो सकती है ना? सुन रहे हैं ना ऊपर? हाँ हाँ, हो सकती है। तो एक अच्छे डायरेक्टर की मैं अगर बात करती हूँ तो संजय लीला भंसाली जी जी, ठीक है। मतलब मुझे इतना कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनकी जब मूवी स्क्रीन पर आती है तो वो एक एक शॉट जो होता है वो उसको उसी तरह अगर आप फ्रीज कर दें बिल्कुल, तो ऐसे लगता है कि हर इंसान कोरियोग्राफ्ड है जी, अपनी अपनी जगह पे, बिल्कुल। कि वो एक जो पीछे से कोई चाय का प्याला भी लेके जा रहा है ना, उसको भी पता था उसने किस टाइम पे वहां से गुजरना है, और वो बड़ा खूबसूरत जो है लगता है। हमारी जो अभी रिसेंटली मूवीज आई हैं, इनको अगर आप कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे अभी तक सबसे बेहतर मूवी आपने कौन सी देखी है? मुझे जो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन लगी वो मूर लगी, जो पिछले साल आई थी जामी की। अच्छा, प्रोडक्शन का मेरे दिमाग में आता है कि प्रोड्यूसर पैसे लगाता है सिर्फ। नहीं, प्रोडक्शन से मुराद जो चीज पैदा होकर आपके सामने आई है, मतलब उसको हम उसमें क्या क्या डिसीजन होता है प्रोड्यूसर का, क्या कुछ हो रहा होता है? मतलब प्रोड्यूसर का फिल्म में तो इन्वेस्टमेंट होती है प्रोड्यूसर की, और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में तो अभी उस तरह की कंपनियां नहीं है, लेकिन इंडिया में और हॉलीवुड में वहाँ पे तो कंपनीज होती हैं जो इन्वेस्ट करती हैं, जो डायरेक्टर को हायर करती हैं। ठीक है। लेकिन डायरेक्टर जो फाइनल प्रोडक्ट बना के हमें देते हैं, हम उसको प्रोडक्शन ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम उस तरह प्रोडक्शन वो वाला वर्ड हम जी बिल्कुल, यानी प्रोडक्ट कह लें आप। ठीक है, सही है। तो मूर मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं संजय लीला भंसाली पे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बात की है। उसके जो सबसे ज्यादा बहुत सारे लोगों को उस पर एतराज भी था कि उसकी वो आर्ट डायरेक्शन पे इस कदर ज्यादा मेहनत कर देता है कि कहानी कहीं पीछे रह जाती है। अच्छा। उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एतराज है। अच्छा। और ये बात दुरुस्त भी, आप देखें ब्लैक उसकी जो फिल्म है उसमें इस कदर ज्यादा इस बात का किया गया है, ख्याल रखा गया है कि आर्ट डायरेक्शन उसकी बहुत बेहतरीन हो, बिल्कुल। और आपको लगेगा ही नहीं कि वो इंडिया की कहानी है। उसका म्यूजिक, उसकी कैमरा मूवमेंट, उसका कॉस्ट्यूम, हेलन केलर की कहानी है ना वैसे वो? जी है, लेकिन वो था तो इंडियनाइज्ड तरीके से ना, और हिंदी बोल रहे थे ना वो, उसमें लैंग्वेज हमारी वाली उर्दू बोल रहे थे, तो उसको थोड़ा सा तो इंडियन टच होता, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरह कैमरे की मूवमेंट वही है जैसे हॉलीवुड स्टाइल की होती, म्यूजिक भी इवन पीछे जो है ना, जो स्कोर है सारा वो भी उसी तरह के जैसे हॉलीवुड है। अच्छा, इसी तरह उनकी जो फिल्म आई थी, जो एक बड़े मशहूर, वो एक नॉवल भी है जिसपे रीमेक शाहरुख खान की एक फिल्म थी, जो देवदास, थैंक यू। देवदास की आर्ट डायरेक्शन देखिएगा, विजुअली इस कदर ज्यादा वो आप कंजेशन उसमें होती है, एक गाना देखने के बाद आप कहते हैं कि बस ये जरा सा दिल भर गया, बस हो गया मेरी आज के लिए। बिल्कुल, ये संजय लीला भंसाली का है। लेकिन वो आपकी बात सही है कि कहीं पे भी कोई फ्रेम फ्रीज कर दें
उसके बाद देखते रह जाएं कि ये क्या पीस ऑफ आर्ट है। वो उसकी एक्चुअली जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो यही कहते हैं कि देखें 1 सेकंड में 24 फ्रेम आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं जब व्हेन यू आर वाचिंग अ फिल्म। अच्छा। ठीक है, तो एक फ्रेम पे तवज्जो देने की जरूरत होती है। एक फ्रेम से मुराद एक पेंटिंग। तो जितनी मेहनत से कोई मुसव्वर एक पेंटिंग बनाता है और जितने अरसे में उसको कंसीव करता है, उसके बाद फिर अप्लाई करता है, उसको कैनवस पे लेके आता है, उतनी ही मेहनत लगनी चाहिए आपको एक फ्रेम पे। इतनी ही मेहनत करें आप, तब जाके कहीं कोई अच्छी चीज बनती है। तो उसके करीब करीब संजय लीला बंसाली कर रहा होता है। हाँ। इसके अलावा कोई इतना नहीं। मुझे दूसरा राम गोपाल वर्मा, वो बहुत ज्यादा उसके बड़ा नेचुरल सा होता है स्टाइल, वो बहुत रॉ स्टाइल है। एग्जैक्टली। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ही ऐसा लगता है बस उठ के मूवी बना दी। बिल्कुल, लेकिन ये है कि थॉट नहीं पुट की उसमें। बिल्कुल, एक कैरेक्टर है, अगर वो भाग रहा है तो पीछे कैमरामैन भी भाग रहा है, तो आपको ऐसी फील आएगी कि जैसे आप भाग रहे हैं। अच्छा, अगर हम अब थोड़ा सा अगर हम अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो सैयद नूर साहब जो हैं, जी, बहुत अरसा मतलब जो है बहुत सारी मूवीज उन्होंने डायरेक्ट की और उनके बड़े मतलब मैं कहूँगी कि बड़े स्प्लिट व्यूज हैं। इस पर हम बात करते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मिसेस अथर? अल्हम्दुलिल्लाह सुंदर, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक हो रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मेरी आवाज से अंदाजा हो रहा होगा जी आपको। माशाल्लाह बेहतर हो रही है। मुझे 2 बातें करनी थी। एक तो मैंने आपसे रमजान में फरमाइश की थी कि आपके जो शेफ आते हैं इनसे कहें कि मतलब हमें गार्निशिंग सिखाएं, वो जो डिफरेंट शेफ पे ले जाए कैमरा। शेफ का कसूर है ये। सुनिए शेफ साहब। बनाए, क्योंकि मतलब हम जबान से पहले आंखें जो हैं वो खाने को अप्रिशिएट करती हैं। तो हम घर में भी चाहते हैं कि वो क्यूकम्बर से या टोमेटो से या डिफरेंट चीजों से जो ये लोग गार्निशिंग करते हैं जिससे बड़ा प्रेजेंटेबल और खूबसूरत हो जाता है खाना, वो हमें जरूर सिखाएं। और सेकेंडली जो मैं जा रही हूँ शेफ साहब के पास, ठीक है, ताकि हम जो है गिला आपका एक साथ वादा किया था। दूसरी सेकेंड रमजान को मेरी कॉल मिली थी तो उन्होंने वादा किया था कि हम जरूर सिखाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जरूर सिखाएंगे आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरी कोशिश है कि आपको गार्निशिंग सिखाऊं। और उसमें ये है कि वादा कर रहे हैं ऑन स्क्रीन? जी इंशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह गार्निशिंग का हमारा प्रोग्राम होगा क्या और उसमें सारी गार्निशिंग ही होगी। जी, दूसरी बात क्या थी? दूसरी वो आपके सवाल का जवाब मेरा पर्सनल तो नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों को ऐड नहीं करती, लेकिन ये काफी साल पहले की बात है जब ये जरा सा नया इंटरनेट का मसला था। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बेटी के साथ हुआ था कि उसने लड़का बन के और एक किसी को ऐड किया और पूरा उसके साथ सारी कॉन्वर्सेशन की, सब कुछ की, फेक आईडी बना के। फिर उसके बाद उसकी नेबर्स में एक फ्रेंड थी, उसने उसको बुलाया और बड़े मजे लेके बनाया कि मैं एक लड़की को इस तरह से वो कर रहा हूँ, मैं लड़का बन के कर रही हूँ और फ्रेंड वो कर रही हूँ। जब उसने पूरी डिटेल्स और नेट पे निकाल के दिखाया तो पता चला उसकी वही नेबर फ्रेंड थी। वो नेबर निकली। वही नेबर देखो जरा, फिर क्या हुआ? बहरहाल खैर बहुत दोनों हंसे वो किया, क्योंकि कोई ऐसी उसमें मतलब नाजेबा वो नहीं थी, लेकिन सिर्फ वैसे अप्रिशिएट करना, कॉमन शेयर्स और इस तरह की, उस तरह से उसने दोस्ती की हुई थी। तो उसके बाद जो पता चला कि वो बिल्कुल ही नेक्स्ट डोर नेबर उसकी फ्रेंड निकली है। तो बहरहाल बहुत दोनों ने देखे जरा। अच्छा, ये तो हंसी मजाक था, लेकिन किस तरह जो है हंसी मजाक कभी कभी कितना सीरियस हो जाता है। और ये तो बता रही है, वैसे पहली दफा मैं सुन रही हूँ कि किसी लड़की ने लड़का बन के एक और लड़की को तंग किया। यूजुअली लड़के जो हैं वो लड़की बन के, उन्होंने मेरे स्टूडेंट्स होते थे तो वो मुझे बता रहे होते थे कि उनकी खुद वो लड़की बने हुए होते थे, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने ऐड किया हुआ। और मजे की बात बताऊं, सारे लड़कों को ऐड किया होता था। लड़कों ने लड़की बन के लड़कों, और फिर होता क्या, क्रेडिट डलवा दो, क्रेडिट दिलवा दो, सारी गेम यही होती है। सिर्फ गेम ही क्रेडिट की है भाई, यही सब कुछ हो रहा होता है। तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ। बहुत है, मैं हैरान हूँ कि मतलब अक्सर इस तरह के मैसेज आते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और बहुत शदीद मुश्किल में, बाहर नहीं, प्लीज आप मुझे क्रेडिट डलवा दें, मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। अच्छा, मैंने शुरू में बड़ा क्रेडिट दिया है, पता मुझे पता नहीं। ये तो मेरे पास भी काफी मैसेजेस आ चुके हैं कि इसमें यही होता है कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ इस टाइम और मेरे पास जब भी कोई चांस हुआ तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी, मुझे इस टाइम खुदा के लिए मेरी मदद करें, ऐसे ही। अच्छा, क्योंकि बहुत पुराने मैसेजेस और एसएमएस के दौर से चल रहे, मैंने बहुत क्रेडिट जाया किया है भाई। अल्लाह पूछेगा तुम सबको जिन्होंने जो है ना अपनी बहन का और माँ का बहाना बना के मुझसे 20-20 रुपए का क्रेडिट लिया था। तो अब लेकिन हम सबको पता चल गया, थैंक्स टू सोशल मीडिया। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फिर खुशामदीद, शुक्रिया जी, शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सैयद नूर साहब की।
तो अगर हम उनकी डायरेक्शन के बारे में बात करें तो आप क्या कहेंगे? हमारा जो एक बहुत बहुत बड़ा फेमस नाम है जी पाकिस्तान बिल्कुल, में, तो उनके डायरेक्शन स्टाइल के बारे में भी कुछ बताइए। उनके बारे में मेरा ये बड़ा पूरी जिम्मेदारी और यकीन के साथ कि उनकी फिल्मों में वो 4 खसूसियात होती हैं जो बैक वक्त किसी एक डायरेक्टर में कम मिलती हैं। अच्छा। नंबर 1 ये कि उनका जो स्क्रीन प्ले है वो बड़ा टाइट होता है, वेरी टाइटली वोवन। एक सीन के साथ दूसरा सीन ऐसे जुड़ा हुआ होता है कि ऐसे नहीं लगता कि जैसे 2 अलग अलग कलर्स हैं, बल्कि वो मर्ज हुए लगते हैं कि एक कलर आहिस्ता आहिस्ता अपने शेड्स में गुम होता हुआ और दूसरे का शेड शुरू होता हुआ और आगे अपना रंग मुकम्मल पकड़ता हुआ। तो इस तरह इतना टाइट, इतना खूबसूरत अंदाज में उनका स्क्रीन प्ले होता है, कसा हुआ। मैं मिसाल देता हूँ, एक हमारी बड़ी मशहूर एंकर हैं फराह शाह, वो देखने गई फिल्म डाकू रानी, तो कहती हैं कि एक जगह पे इतना इंटेंस सीन आया कि वो जो साइमा जो हीरोइन थी उस पे शफकत चीमा जो विलन था वो इस कदर ज़्यादा थाने में जुल्म करता है, तो उस जुल्म को इतना ज़्यादा इन्होंने इलोंगेट कर दिया, इतना ज़्यादा दिखा दिया म्यूज़िक की मदद से, उसकी चीखों की मदद से, कैमरा एंगल्स की मदद से और अबव ऑल उन दोनों की एक्टिंग की वजह से कि दिल कर रहा था कि बस कोई बंदा उठे और गोली मार दे विलन को सिनेमा हॉल में बैठे हुए। तो थोड़ी देर के बाद जब वो भागी वहां से सिनेमा वो से थाने से भागी है उसे जान छुड़ा के शफकत चीमा से, तो सामने से एक दीवार की ओट से भागता हुआ स्लो मोशन में भागता हुआ आया है शान, और शान ने उसको उठा के अपने घोड़े पे बिठाया। फराह शाह कहती है कि जब ये वाला सीन आया तो मेरा ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था कि मैंने सिनेमा के सीट से खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दी। क्या बात है। तो ये होता है मैजिक अच्छी फिल्म का, अच्छी डायरेक्शन का, कि आपको पकड़ के रखता है। तो ये जो सैयद, वैसे हम देखते हैं कि एक होता है कि फिल्म हिट क्यों होती है, तो सैयद नूर की फिल्में हिट क्यों होती हैं? वजह यह है कि 3H हम कहते हैं कि किसी एक फिल्म में 3H हो तो वो फिल्म हिट हो जाती है। H अंग्रेजी वाले H। जी, H अंग्रेजी वाले। ठीक है, हाँ। पहला H है हिट, उसका हुक का, कि आप देखें आपको फिल्म हुक कर जाए, आपको पकड़ ले। उसके बाद है पकड़े, उसके बाद होल्ड रखे, आपको साथ लेके चले, और उसके बाद मैसेज हिट करे। तो ये 3 चीजें 3H होते हैं, हुक, होल्ड और हिट। सैयद नूर की फिल्मों में ये तीनों पाए जाते हैं। वो आगाज में ही इस तरह हाइप बनाता है, ऐसे क्लाइमैक्स पे लेके जाता है कि उसके बाद आप सांस रोक के देखते रहते हैं कि आगे पता नहीं क्या होने अच्छा, वाला है। जहाँ पे सही तुमने बहुत अच्छी मूवीज डायरेक्ट की है, वहाँ पर सिनेमा का एक पॉइंट पे सवाल भी आया है, जहाँ पे बहुत ही मेन स्ट्रीम सी चीप सी मूवीज जो है हमें देखने को मिली। मुझे जो मूवी याद है जो बड़ी अच्छी थी, मैंने बहुत छोटी थी जब मैं देखी थी, तो आई डोंट थिंक मैंने पूरी मूवी को ग्रास्प किया होगा, पर मैंने चूड़ियाँ देखी थी जी जी जो बहुत हिट है। बिल्कुल। और एक और आई थिंक निकाह थी, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं वो याद तो है। संगीता ने लिखा। तो एक और थी, पर ये 2 मूवीज जो है मैंने देखी, उसके बाद हमारे सिनेमा ही बंद हो गए थे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद बहुत ही मतलब ऐसी मूवीज आई जो फैमिली लेके ही नहीं जाता था कोई देखने के लिए, क्या आप ना देखे। तो ये क्या वजह थी, क्यों आया ये? एक आदमी रह गए थे सैयद नूर साहब, वो आखिरी वक्त तक डटे रहे। देखिए तो हम मतलब उनकी ये बात कर रहे थे। आप क्या कहते हैं कि मतलब डायरेक्टर के पास चॉइस होती है कि वो कौन सी बिल्कुल, मूवी जो है वो डायरेक्ट। बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि डायरेक्शन क्यों कर रहे हैं, आर्ट तो आप पैदा कर ही रहे हैं, वो तो एक बात है, लेकिन साथ ही साथ आपने अपनी लिविंग भी तो उसको भी तो कंटिन्यू करना है ना। तो वो देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट में फायदा भी है हमें, तो फिल्म कर लेते हैं इस तरह। इस तरह देखें ना, सुभाष घई की सारी फिल्में सुपरहिट नहीं है, सैयद नूर की सारी फिल्में नहीं है, किसी भी डायरेक्टर की सारी फिल्में फॉर दैट मैटर नहीं होती, लेकिन ज्यादा तादाद जिसकी हिट फिल्मों की होती है हम कहते हैं कि वो बेहतरीन है। चलिए अच्छा, वो तो उस कोई फार्मूला है इस किस्म का? जी जी बिल्कुल। जिससे आप, जैसे आपने ये 3H बताया, ये एक फार्मूला है जिससे आपकी हिट जी बिल्कुल, ये एक फार्मूला है, लेकिन इसको मजीद हम ये कह सकते हैं कि फिल्म के कई डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट पे अगर ठीक ठाक मेहनत की जाए और सबसे ज्यादा मेहनत की जाए स्क्रिप्ट पे, तो बल्कि एक लतीफ़ा भी है कि पाकिस्तानी सैयद नूर के अलावा जो थे उनके बारे में कहा जाता है, वो बड़ा परेशान होकर अपने दोस्त के पास आया, कहता है यार मैं इहदे च फैट भी पाई है, इहदे च जड़ा ना कॉमेडी भी पाई है, डांस भी पाए ने, फिल्म फिर फ्लॉप हो गई। तो उसने कहा कि तुम हर चीज पाई है, कहानी पाना भूल गए। ये आपने आजकल वाली बात है, आइटम सॉन्ग डाल दिया आपने, हाँ, बिल्कुल। हीरो हीरोइन आपने बेस्ट लिए, कहानी कोई है ही नहीं। कहानी नहीं है, तो कहानी तो बैकबोन है ना। कहानी की मदद से ही आपने हुक करना है, कहानी की मदद से ही आपने होल्ड किए रखना है। असल इम्तिहान तो वो है कि जब आप पहले 5 मिनट फिल्म के गुजर जाते हैं, तो उसके बाद फिर जितना टाइम आता है आप सिनेमा में बैठा हुआ बंदा जमाइया ना ले, और उसके बाद आपने मैसेज अपना हिट करना है, थ्रो करना है। अच्छा, एक और बात भी है कि हमारे यहाँ जो है ना, जो लोग आपको, मैं हमेशा कहती हूँ, जो मुफ्त में टीवी पे नजर आते हैं जी वही मूवी में आ जाते हैं। जी जी जी। तो मतलब आप जो है वो टिकट लेके, वही कुछ
सिनेमा वाली एक ग्लोरी होती है ना कि ये इंसान आपको टीवी पे नहीं नजर आता, ये स्टार है जी वो नहीं मिलती हमारे बिल्कुल। यहाँ। अभी चूंकि ये क्या फर्क है, मतलब कुछ मूवीज तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ऐसे लगा कि ये इन्होंने कॉम्पैक्ट करके ड्रामा बड़ी स्क्रीन पे दिखा दिया। जी जी तो जी फर्क क्या है, ये जो एक फर्क है ना मूवी और ड्रामे में? ये बड़ी अच्छी बात की है आपने। बुनियादी तौर पे जब एस्टेब्लिश हो जाती हैं दोनों इंडस्ट्रीज तो फिर दोनों के स्टार्स भी अलग अलग होते हैं। इस वक्त ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री इमर्ज कर रही है या रिवाइव कर रही है, जिसकी वजह से हमारी छोटी स्क्रीन और बड़ी स्क्रीन में ये टॉगल होता रहता है। ये चलते इधर का बंदा उधर जा रहा होता है, उधर का इधर। जहां तक बात है प्रोडक्शन की के डिफरेंस की, तो वो बहुत ज्यादा फर्क है। इसकी प्रोडक्शन में मिसाल के तौर पे छोटे कद का हीरो टीवी पे तो शायद चल जाए, फिल्म चूंकि बड़ी स्क्रीन है, लार्जर देन लाइफ हर चीज उसमें दिखाई जाती है, लिहाजा उसमें कद का ख्याल रखा जाता है, उसमें एडिटिंग का ख्याल रखा जाता है। जो आपने सीरियल 13 किस्तों में या 26 किस्तों में या सोप में 400 किस्तों में जो मैसेज कन्वे करना है, वो वहाँ पे 120 मिनट में, 130 मिनट में, 80 मिनट, 90 मिनट में बाजुकात वो पहुंचाना होता है। तो उसके एडिटिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसके डायरेक्शन का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसके कैमरा एंगल का डिफरेंट होता है। कैमरा एंगल एक ऐसी चीज है कि जो आपके सांसों के साथ साथ उसमें इतनी सलाहियत होती है कि आपकी सांसों को गिरफ्त कर ले। मसलन एक बंदा भाग रहा है, आप लॉन्ग शॉट यहाँ पे कैमरा स्टैटिक रखें, बंदे को भागता हुआ दिखाएं तो आपका सांस नहीं फूलेगा उसे देखते हुए। लेकिन अगर एक बंदा भाग रहा है, आप भी पीछे भागना शुरू कर दें स्टडी कैम लेके, बंदा भी पीछे भाग रहा है जो शूट कर रहा है, तो नेचुरली देखने वाले कहेगा कि मैं भी साथ साथ जा रहा हूँ, क्योंकि वो जंप आएगा ना हल्का हल्का साथ शेक हो रहा होगा, तो आपको लगेगा कि मेरा भी सांस पूरा, क्योंकि एक्चुअली मैं पीछे इसके भाग रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। वो जब दिखाते हैं ना कोई एक बंदा दूसरे को मार रहा है, तो वो एंगल भी जो है ना वो मार खाने वाले की तरफ से होता है। जी एग्जैक्टली, ताकि हर मुक्का आपको भी फील हो। ये इसीलिए राम गोपाल वर्मा की फिल्में आपको जरा क्रूड सी लगती हैं कि यार किस कदर ज्यादा ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। उसमें जो फिल्मीपन कहना चाहिए जो संजय लीला भंसाली का है, उसके बिल्कुल अपोजिट है राम गोपाल वर्मा का। वो जितना डेकोरेटेड अंदाज में लेके चलते हैं, जितनी मेहनत करती हैं आर्ट डायरेक्शन में, जो राम गोपाल वर्मा साहब उसको लिफ्ट नहीं कराते। इसमें मुझे लगता है कि असिस्टेंट्स जो है ना, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट, कि आपके कैमरे कैसे हैं, आपकी वो क्या कहते हैं, जिस तरह आजकल कहते हैं ना हमारे घर में HD टीवी है, जी जी, तो मैंने तो टीवी तो HD रख लिया है, चैनल HD आते हैं, जो लाइन लगाई हुई है वो HD है, पहुंचता है आप तक HD तक सब चीज़। तो इसी तरह के आप बहुत अच्छी डायरेक्शन कर लो, अच्छे स्टार ले, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंची है अभी तक पाकिस्तान में। बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बड़ी अच्छी मिसाल सैयद नूर साहब ने दी, मैं वही एग्जांपल कोट करता हूँ। उन्होंने कहा कि बेहतरीन नज्म आपके जहन में तख्लीक पा सकती है, लेकिन आप उसको तब तक कागज पे नहीं उतार सकते जब तक आपके हाथ में कागज और कलम दोनों ना हो। तो अच्छा कैमरा और पोस्ट प्रोडक्शन का इक्विपमेंट जो आमतौर पे लोगों की नजरों से ओझल होता है, हम यहाँ से शूट करके ले जाते हैं, असल काम तो फिर पीछे होता है ना, जो कि ब्यूटीफाई करता है चीजों को। पोस्ट प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट को फोटोशॉप है आपकी जी, ब्यूटी पार्लर कहा जाता है उसको, पोस्ट प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट को। कि इधर से एक लड़की आई बिल्कुल जो है ना अभी वो तैयार नहीं है, तो ब्यूटी पार्लर में आके दुल्हन बन के निकलेगी। तो फिल्म भी बिल्कुल इसी तरह ही है। फिल्म जब पोस्ट प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में जाती है, दुल्हन बन के निकलती है। तो हम पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, एडिटिंग होती है, जी, मिक्सिंग, एडिटिंग, कलर करेक्शन, एवरीथिंग उसी में बेड़ा गर्क करना होता है फिल्म का, या उसी में बेहतरीन बना रहे। पुअर प्रोडक्शन को उठा देना भी पोस्ट प्रोडक्शन का काम है। अच्छी प्रोडक्शन को बुरा कर देना पोस्ट प्रोडक्शन पॉसिबल है। तो ये वहाँ पे तो शदीद मेहनत की जाती है, लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में ही होती, पहले तो ये होता था कि बाहर जाती थी मूवी ये पोस्ट प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग के लिए एंड एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान में है हमारे पास ये सब कुछ करने के लिए। पुरानी टेक्नोलॉजी थी जिसमें प्रोसेसिंग के लिए ना, पुराने सिनेमा में चूंकि वो रील चलना होती थी, तो ये होता था कि यहाँ डिजिटली शूट कर लेते थे, उसके बाद जाके टेलीसाइनिंग करनी पड़ती थी सिंगापुर में, उसके बाद वापस आती थी पाकिस्तान में, वो रीलों पे छपी हुई ना, तो अब ये है कि सिनेमा चूंकि चेंज हो गया, डिजिटल आ गए हैं, लिहाजा यहाँ पे ही काम होता है ज्यादातर। और हमारे पास इतने काबिल लोग हैं जो ये सब कुछ अच्छा बिल्कुल। वो जामी साहब जो हैं, वो उनका आप देखिए, उनके जो कुछ फिल्म, तो मैं तो समझता हूँ मूर आप जरूर देखें, बल्कि उसको सिलेबस में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी सारे तजुर्बात किए। और आपको बाज़ जगह पे ऐसे लगेगा कि जैसे आपको फिल्म लग रही है जैसे डॉक्टर जिवागो के शॉट्स हैं, इतने अच्छे शॉट्स हैं, एरिजोना के शॉट्स लगेंगे, अलास्का के शॉट्स लगेंगे, हैं हमारे बलोचिस्तान के। तो इसके तो इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने ना वो स्क्रीन पे लेके गए। तो खैर कहने का मकसद ये कि वो जो पेन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नज्म हजार आपके जहन में पकती रहे, बनती रहे, पनपती रहे, जब तक आपके पास कागज। जी बिल्कुल। तो ईरान ने लेकिन ये किया कि अपनी सिंपलिस्टिक स्टोरीज के साथ साथ उन्होंने पावरफुल प्रोडक्शंस दी। कोई गैजेट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, एक कैमरा चाहिए, अच्छी प्रोडक्शन मशीन चाहिए, पोस्ट प्रोडक्शन मशीन चाहिए, दैट इज इट। तो उन्होंने कितने आपको पता है ऑस्कर जीते, एकेडमी अवार्ड, वो जो चिल्ड्रन ऑफ हेवन
उनकी जो कैसी अच्छा, ये बेहतरीन सिर्फ अभी का ही नहीं है, द मास्क की जो वो थी आई थिंक एनिमेशन थी, उसमें भी जो है पाकिस्तानी ही थे। तो हम लोग जो है हमेशा से टैलेंट बहुत है आई थिंक सो, राइट प्लेटफॉर्म्स नहीं। और अब तो मैंने सुना है कि कराची में भी जो है हॉलीवुड का भी काम हो रहा होता है, अगर मिल जाए तो। बिल्कुल सही बात है, बल्कि अब ऐसा ऐसा देखिए सिनेमा इंडस्ट्री तरक्की कर रही है ना, अब तो हमें 4D का फील आता है, आप समझ लें कि 3.5D तो हमारे पास मौजूद हम लोग होते हैं। करेंगे वैसे फ्यूचर में, आपको नजर आता है कि पाकिस्तानी भी कोई 3D मूवी जो है बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये तो लेकिन कहते हैं मैंने बड़ा फनी जोक सुना था कि अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं ना और आप उसको 3D कर दें, इसका मतलब है कि आपने उसके अंदर अपना बहुत ज्यादा जो है ना वो डाल दिया है, क्या कहते हैं, यकीन डाल दिया कि ये हिट ही होगी, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव आई थिंक। अब लेकिन हिट नहीं होती पाकिस्तान में। आप देखें ना, अभी जितने 3D फिल्में आई हैं वो 3D लगती नहीं है। जी मयूर, ये क्यों? हमारे यहाँ के सिनेमास नहीं है इस किस्म के, ग्लासेस नहीं है ठीक। कुछ नहीं सिनेमास भी हैं, एक दो अच्छे, बहुत अच्छे सिनेमास भी हैं, ग्लासेस भी होते हैं, लेकिन 3D के बारे में वैसे ही पूरी दुनिया में ये बात है कि जो संजीदा, जो सीरियस सिनेगोर है वो उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि ब्लैक ग्लासेस की वजह से जो ब्राइटनेस है वो वैसे ही 85% एब्जॉर्ब हो जाती है। जब आपने ब्राइटनेस ही वो बहुत कम रहने दी तो बाकी क्या, इट्स ऑल अबाउट लाइट। आप बीच बीच में उतार के देख रहे होते हो कि तंग हो रहे होते हो कि ये क्या है। बिल्कुल। कार्टून अभी फिर भी नजर आ जाता है आपको उस तरह का, लेकिन जो है मूवीज अभी तक 3D में कुछ खास मजा है नहीं। आई होप आगे जाके बेहतर हो जाए। मैं जरा किचन में जाना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे माएँ जो है वो वेट कर रही होंगी कि हम किस तरह बनाते हैं बनाना कुकीज शेक। आपको मैं रिक्वेस्ट करने लगी हूँ एक छोटी सी दो आप अपने जो है आशार हमें जरूर सुनाएंगे, तो आप सोच लीजिए कि आपने क्या सुनाना है, तब तक हम जो है ना ये कुकीज शेक बना रहे हैं। जी जी, ये कुकीज़ का मैं आपको बताता जाऊँ कि कुकीज़ आमतौर पे आपको मार्केट से लेते हैं तो उसमें स्टफ़ होती है क्रीम, ठीक है। ये चॉकलेट टाइप कुकीज़ लेने हैं आपने, ठीक है। उसमें जो क्रीम स्टफ़ होगी, क्रीम को आपने निकाल देना है, ठीक है, ठीक है। तो वो निकाल के फिर आपने इनको लेके तो अच्छी तरह इसको आपने हैम करना है इससे, ठीक है, ठीक है। क्रश कर देना है जी, बिल्कुल। क्रश, बिल्कुल क्रश कर देना है इसको, ठीक है। ठीक है, जब ये क्रश होके इस पोजीशन में आ जाए तो आपने शेकर में इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। शेकर में हमने कुकीज़ को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक बनाना लेंगे, ठीक है, ठीक है, वो भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक, जबरदस्त। उसके बाद शुगर हस्बे जायका जितनी आप डालना चाहें, मैंने तो थोड़ी सी डाली है क्योंकि already कुकीज इसमें शुगर ऑलरेडी है। स्वीट होते हैं जी। और उसके बाद आपने बीट हुई इसमें बीट हुई हुई कॉफ़ी डालनी है, ठीक है, फ्लेवर के लिए ना, ठीक है, ठीक है जी। ये कुकी शेक आपने रात को अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पिलाना वरना भूल जाएंगे आप सो सकेंगे। बच्चों को तो आप थोड़ी सी शुगर भी अगर दे दो ना शाम के बाद। ये आपने मिल्क डाल दिया, ठीक है, इसको हम अब ब्लेंड करेंगे। जबरदस्त, ठीक है, बहुत इजी है ठीक और है। कॉस्ट भी इतनी नहीं आती इस पे। आपको साथ साथ जो है हम रेसिपी भी दिखा देते हैं जी। जो आज की बन गई है हम लोगों की। ज़बरदस्त था ये बटर चिकन। अगर आप घर में बटर चिकन बनाएंगे तो आपने मुझे उसकी तस्वीर ज़रूर भेजनी है ताकि मैं सबसे शेयर कर सकूं कि आपने कैसे बनाया। और मुझे पता है कि मेरे बड़े टैलेंटेड ऑडियंस हैं जो देख रहे होते हैं हमें, और गार्निशिंग का आप हमें तो कहते हैं हम आपको सिखाएं, लेकिन अगर आप खुद कोई गार्निशिंग करते हैं, खूबसूरत सी कोई फूल बूटे बनाते हैं सब्जियों से, तो उससे आपने सजा के मुझे तस्वीर भेजें ताकि मैं भी जो है सबके साथ शेयर करूँ। अच्छा, हमारा ये तो बड़ा लोग कॉफी हमें की स्मेल भेजेंगे यहाँ तक तो आ रही इससे इनका फ़ायदा है। मज़ीद हम अच्छी से अच्छी डिशें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वैसे तो हमने करवानी है, लेकिन मज़ीद हम मज़ीद कोशिश और करेंगे आप फरमाइश भी कर सकते और हैं, एफर्ट कुछ अगर करेंगे सीखना कि चाह रहे ऐसी हैं। अच्छी डिशेज हम बनाएं और इन्हें इंट्रोड्यूस करवाएं और ये लोग हमसे शेयर करें। ठीक है जी। अच्छा, ये किसके साथ? ये चावल के साथ सर्व हो सकता है? ये नान आप रोगनी नान, के साथ? रोगनी नान के जी। साथ। ठीक है जी, रोटी के साथ भी है, लेकिन बेस्ट रोगनी नान। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये हमारा ब्लेंड हो गया है, इसको हम सर्व करते हैं। अहमद हमाद साहब, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है हमें चंद अशार सुना दीजिए। अच्छा, तो मुझे आपकी तरफ देख के सुनाने होंगे? आप कहते हैं तो मैं आपके सामने आ जाती हूँ, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, ठीक जी, है। जी, आप मेरी तरफ देखकर सुनाइए, आप कैमरे की तरफ देखकर सुनाइए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि घुमा के अब लेकिन अब अशार मेरी खूबसूरती पे होने चाहिए। अच्छा, अगर आपने मुझे सामने ही बिठा लिया, क्या करेंगे? अब मेरी खूबसूरती पे होने चाहिए ना अरे अशार, वाह। अगर आपने मेरे सामने बिठा। वो तो फिर घर जाके लिख के आपको भेज देता हूँ। क्या बात है, ठीक है जी, चलें जी, इस तरह फिल्म दी लिखी तो जा सकते हैं, लेकिन चलिए आपको सुनाता हूँ। जरूर। ज़ात में
तेरे बगैर ऐसा अधूरापन है, ज़ात में तेरे बगैर ऐसा अधूरापन है, कोई भी काम मुकम्मल नहीं होने पाता। यूं तो अफसाने मोहब्बत के कहे जाता हूँ, यूं तो अफसाने मोहब्बत के कहे जाता हूँ, एक तेरा नाम मुकम्मल नहीं होने पाता। यूं तो अफसाने मोहब्बत के कहे जाता हूँ, एक तेरा नाम मुकम्मल नहीं होने पाता। जब भी चाहा शब महताब तेरा जिक्र करें, जब भी चाहा शब महताब तेरा जिक्र करें, किस्सा शाम मुकम्मल नहीं होने पाता। जब भी चाहा शब महताब तेरा जिक्र करें, किस्सा शाम मुकम्मल नहीं होने पाता। रास्ते शहर समात के बदल जाते हैं, रास्ते शहर समात के बदल जाते हैं, और कोहराम मुकम्मल नहीं होने पाता। ज़ात में तेरे बगैर ऐसा अधूरापन है, कोई भी काम मुकम्मल नहीं होने पाता। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खूब, क्या खूब बनाया आपने। हमारी ड्रिंक भी जो है वो तैयार हो चुकी है, रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच शेफ साहब, थैंक यू सो मच अहमद हमार साहब। आपको हम दावत देते रहेंगे, हमारी बड़ी मजे की गुफ्तगू होती है। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है हमारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट पैनल ने शेर अफजल खान मरवत साहब, मास्टर्स इन साइबर क्राइम, यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ यूके, चौधरी हामिद लतीफ़ साहब, साइबर क्राइम लॉयर, साजिद इलियास भट्टी साहब, एडवोकेट, डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, और अमार जाफरी साहब जो एक्स एडिशनल डीजी हैं FIA। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले मैंने जो है आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अपनी ओपनिंग में कि है क्या साइबर क्राइम, पर मैं चाहूँगी अगर आप सबको बताते चलें कि ये बिल जो है ये किस बारे में। बिल जो है बेसिकली ये मौजूदा जो बिल हैं ये मेरी राय में 14 साल 2003 से इलेक्ट्रॉनिक बिल्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारफ़ हुआ था, और 20 करोड़ की आबादी अब लगभग हैं, तो आज तक हमारी साइबर एथिक्स को या हमारे साइबर मोराल को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं था। और साइबर ऑफेंसेस जो हैं कई नौइयत के होते हैं, बेशुमार हैं, जिस तरह के जिनमें मेजर हैं साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, फोर्जरी है, फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, डेटा ब्रीच है, इसके अलावा अगर आप हैकिंग है, तो ये पाकिस्तान में इन तमाम जराइम को कैटर करने के लिए कोई कानून नहीं था। 2002 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस मुशर्रफ के दौर में मुतारिफ हुआ, तो उसके दफ़ात हैं 36 और 37। FIA NR3C जो है वो इन्हीं 2 दफ़ात का इस्तेमाल करते आए, और उसमें क्या होता था जो पहले था हमारे पास, अभी भी हैं। हाँ। वो बेसिकली हैं सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रीच करना, लेकिन वो इतना एक्सटेंड कर देते थे। हम बेसिकली बड़े क्राइम की बात कर रहे हैं, हैकिंग की बात कर रहे हैं। ये जो कानून आया है, हाँ। ये बेसिकली आया है जब APS का हादसा हुआ और नेशनल एक्शन प्लान जो है 2015 में मुतारफ हुआ। इसमें 3 चीजें थी। नंबर 1 ये कि हमने नौजवानों को जो बुनियाद परस्ती की तरफ रग़बत दिलाती है या फितना फसाद फैलाने वाला जो लिटरेचर हैं, बुक्स हैं या सोशल साइट्स पे ये मटेरियल हैं, बिल्कुल, जो कि किसी भी हवाले से हमारी इस कौम को या हमारे बच्चों को, नौजवान नस्ल को इस पे राग़िब कर सकती है, बिल्कुल, इसका खात्मा करना था। दूसरी बात थी साइबर टेररिज्म, और तीसरी बात ये थी कि नेट के ज़रिए एक तरफ से जहां औरतों को, बच्चियों को या लड़कों को जो हैं, जो आए दिन हादसात बढ़ते गए, क्योंकि पाकिस्तान में 2000 में जो स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे पास 9 लाख पाकिस्तानी इंटरनेट यूज़ करते थे। आज के स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि 3 करोड़ 73 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो 3 करोड़ 73 लाख लोगों, अगर ये लोग नेट पे कोई जुर्म करते हैं तो कोई कानून नहीं है। एक शख्स किसी को फास्ट वीडियो बेचता था, एक शख्स किसी की आइडेंटिटी को चोरी करता था, किसी की फेक आईडी बना लेता था, या किसी के आईडी को हैक करता था, या किसी खातून की तस्वीरों को टेम्पर्ड करके
या किसी स्टूडेंट की या किसी लड़की की, तो ये समाजी मसाइल भी बढ़ गए थे। अब ये और रेशो जो है, पेस, रफ्तार इतनी तेज है कि 2015 में ये तादाद हमारी थी 3 करोड़ 12 लाख और 6 महीनों में तकरीबन 35 लाख पाकिस्तानी जो हैं इंटरनेट की तरफ आए हैं। इसके अलावा कुछ अच्छा, अभी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमने इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा बात जो है वो कवर की है। इसमें टेररिज्म से लेके, जिस तरह मैंने कहा था कि आपके पास पेजेस बने हुए हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको अप्रोच किया जाता है वहाँ से, आपको रिक्रूट किया जाता है वहाँ से, आप तक जो है इन लोगों की रसाई या इन लोग ये जो आपको मटेरियल भेजते हैं, किस तरह नौजवान नस्ल का, नौजवान बच्चों का जो है दिमाग उस तरफ लेके आया जाता है टेररिज्म की तरफ, ये अप्रोच ही थ्रू सोशल मीडिया है। और क्योंकि इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप ट्रैक बैक नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो इसलिए सबसे आसान मीडियम है। फिर आपने बात की सोशल इश्यूज़ की, कि जिसके अंदर हमारी स्कूल की लड़कियां हैं, जो कुछ भी है, इनकी पिक्चर्स क्योंकि सब अपलोड करते हैं, उसको टेम्पर करके किसी फहाश तरीके में जो है उसको प्रेजेंट करना और ब्लैकमेल करना, ये एक सोशल वो हो गई। फिर फ्रॉड या पैसे, या ये अलग चीज़ है साइबर क्राइम की। तो अगर हम एक एक लेकर चलें तो आप क्या कहेंगे कि इस बिल से किस हद तक जो है टेररिज्म को कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आप ट्रैक बैक नहीं कर सकते, आई डिसएग्री विद यू, वी कैन ट्रैक इट बैक नाउ वी कैन जी, इससे पहले भी कर सकते थे जी, पहले भी कर सकते थे। ट्रैक बैक करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फोरेंसिक्स। बिल्कुल उसकी लैब मौजूद है NR3C के पास और ट्रैक बैक हो सकता है। कोई भी इंसान कहीं जी से जी, भी उसको एनी पकड़ क्लिक सकता यू मेक ऑन इंटरनेट कैन बी ट्रेस बैक। to you. It depends on the qualifications, quality of the forensic lab and the people who are doing it. And हमारे पास वो जी है? जी, मैंने कहा ना, any click you make on your computer can be traced back to you. Okay. Anywhere in the world, ठीक है? ये इसे कहते हैं digital footprints. Anything you do on the computer has a footprint. Okay. जिस तरह आम जिंदगी के अंदर आप किसी इंसान की जुर्म को कैसे ट्रेस करते हैं, बिल्कुल। एविडेंस की बुनियाद Evidence की पे, बुनियाद। इससे रिलायबल एविडेंस नहीं है जो इंटरनेट के ऊपर है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हमारी पुलिस है, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है किसी भी साइबर क्राइम का, FIA डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रीट एंड कॉर्नर्स ऑफ पाकिस्तान। Yes. उसके दफातर बड़े शहरों में है। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, चाहे किसी बच्ची के साथ कोई मसला हुआ है या कोई फ्रॉड हुआ है, जब पुलिस जाती है वहाँ पे, तो मेजॉरिटी पीस ऑफ एविडेंस इज वेस्टेड, क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेन नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत मुल्क की ये है कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है हमारी पुलिस, उसको ट्रेंड किया जाए फोरेंसिक एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए। पर ये तो इसके लिए तो बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। लाइक आई डोंट थिंक जो हमारी करंटली क्वालिफाइड पुलिस है, दे आर वेल इक्विप्ड कि वो डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस कर सकें। जी, ऐसा है कि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। पुलिस की एकेडमी में अब ये बात पढ़ाई जाने लगी है। देखिए, सोसाइटी इवॉल्व होती है, पहले हमेशा जुर्म आता है, फिर कानून आता है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन आती है। इंटरनेट का जुर्म नया है दुनिया के अंदर, बिल्कुल। दुनिया इवॉल्व हो रही है उसके ऊपर। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, नाउ इंटरनेट इज अवर लाइफ लाइन। जैसे बिजली है, पानी है, इंटरनेट की वो अहमियत है इस पर। बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स में रिसेंटली राइट टू इंटरनेट भी बड़ी सिंपल सी बात है। इसलिए हमें उसको सामने रख के चलना होगा और हाईएस्ट प्रायोरिटी में लेके चलना होगा चीज़ों को। मैं 3 चीज़ों पर इशारा करना चाहूँगा। हमें अपने इदारों को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, उनको तैयार करना होगा किसी भी साइबर इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। मेरी बहुत सीरियस वरी ये है कि हमारे इदारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि अगर इंसान की सिक्योरिटी ब्रीच होती है तो उसको डैमेज होता है, फैमिली को डैमेज होता है, लेकिन पर्सनल लेवल का है, दैट इज पेनफुल, लेकिन पर्सनल लेवल का है। खुदा ना खास्ता हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाता है, इट कैन बी ए नेशनल लॉस, इट कैन बी ए बैड रेपुटेशन विद द कंट्री आल्सो। इसलिए उन इदारों को प्रिजर्व करने की जरूरत है। उसको आप करने के लिए चीज़ों कहते हैं सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। किसी को आग लगती है, क्या करते हैं? यू रिंग द फायर ब्रिगेड। उसको कोई नहीं बता सकता। मुझे बताएं, किसी के साथ अगर साइबर क्राइम होगा, वो कहाँ फोन करेगा? वो किसी सर्ट को फोन करेगा, इदारे को फोन करेगा। वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं अभी भी नहीं। जी नहीं, हमारे बैंक्स के पास, हमारे इदारों के पास सर्ट्स नहीं है। हमारी कोई नेशनल सर्ट नहीं है, नेशनल सर्ट नहीं है। दुनिया किससे बात करे? देखिए, साइबर क्राइम और चीज है, साइबर सिक्योरिटी और चीज है। बिल्कुल। साइबर क्राइम का कानून बनाना, उसकी कॉग्निजेंस लेना गवर्नमेंट का काम है। बिल्कुल। आई एम द पाइंडिंग हेड ऑफ NR3C, जो FIA इस वक्त चला रही है। मैं पाइंडिंग हेड हूँ, मैंने वो इदारा बनाया था। मैं पिछले 10 साल से ये बात पे शोर डाल रहा हूँ, ड्यूरिंग माई सर्विस इन गवर्नमेंट एंड नाउ आल्सो। साइबर क्राइम और चीज़ है, उसमें लोगों का रोल है। साइबर सिक्योरिटी और चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी में गवर्नमेंट का पार्शल रोल है। ये रोल आता है ISPs का, यूनिवर्सिटीज़ का,
सिविल सोसाइटी का, इन इदारों का रोल आता है। यूनिवर्सिटीज का क्या? जी मैं बताता हूँ आपको। यूनिवर्सिटीज के पास दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एकेडेमिया होती है जो रिसर्च करती है, बिल्कुल। करंट नॉलेज मेरे आपके पास नहीं है। जिसने पीएचडी किया उसके पास नॉलेज है, जिसने लास्ट ईयर पीएचडी की है, वो एक इवॉल्विंग सिस्टम है। वो आदमी जिसने 10 साल पहले कुछ पढ़ा था वो आज क्या बोल सकता है साइबर क्राइम के ऊपर, लेकिन जिसने कल पीएचडी की है वो बोल सकता है। यूनिवर्सिटी के पास लेटेस्ट एकेडेमिया होती है। नंबर 2 उसके स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसके यूजर भी होते हैं और इसके रिसर्चर भी होते हैं। बिल्कुल। दुनिया में जितनी भी बेस्ट रिसर्च हुई है वो यूनिवर्सिटीज में हुई है। यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज की अपनी रिसर्च नहीं है, और क्या बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इसलिए बात बहुत ही जरूरी समझने की है। सर्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। नंबर 2 मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया को कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स। ये बच्चियां यूज करती हैं फेसबुक, इन्होंने कभी सिक्योरिटी सेटिंग्स पर गौर किया उसकी? ये एकदम उसकी जो पूरा एक पैनल है सिक्योरिटी सेटिंग्स का कि आपने अपने फैमिली में रखना है, दोस्तों में रखना है, कोई चीज पब्लिक में शेयर करनी है, लिमिटेड सर्कल में शेयर करनी है। उसके लिए मैं समझता हूँ कि मीडिया को आगे आना चाहिए। घर घर इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। आपको लाइव कॉल लेनी चाहिए, लोग अपने प्रॉब्लम बताएं इसके ऊपर। जरूरी नहीं है कि आप नाम लें उसके ऊपर, एनोनिमिटी से होनी चाहिए। इसकी में एक और चीज की जरूरत है, ये एक इवॉल्विंग कल्चर है। जो बात आज जैसे आज फेसबुक है आपके पास, गूगल है। फेसबुक क्या चीज है? जस्ट ए वॉल ऑफ कोड्स। हम रहते हैं इसके अंदर। नो बट डोंट यू थिंक इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस? अब आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं कहता कि आप चेक इन करें हर जगह, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कहता आप अपनी पूरी एजुकेशन अपलोड करें। इसके अलावा इट्स पीपल, इसके अलावा गुजारा नहीं है, वॉलंटरली जरूरत है। आप लिंक्डइन पे नहीं होंगे, आप प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। आप कहीं अप्लाई करते हैं, पूछता है कि व्हाट इज योर लिंक्डइन अकाउंट, तो जरूरत बन गई ना। इस अब एक तरफ जरूरत है, एक तरफ इसके खतरात हैं। हमें सारा जोर हम दे रहे हैं खतरात के ऊपर। बिल्कुल। हमें जरूरत भी बतानी पड़ेगी। आप दुनिया से आइसोलेट नहीं रह सकते। अगर आपके इदारे की वेबसाइट नहीं है तो कोई नहीं मानेगा आपको। बिल्कुल ऐसा। लेकिन वेबसाइट को सिक्योर करना किसी और लोगों की जिम्मेदारी है। देयर हैज टू बी चेक एंड बैलेंस। मुझे लगता है हर चीज में एक बैलेंस, जहां पे आपकी जरूरत बन गई है। जैसे हम कहते हैं ना, जब भी कोई वबा फैलती है, जब भी कोई डिजीज आती है, तो सबसे पहले आपको अवेयर किया जाता है कि कहां से जो है आपको नुकसान पहुंचा जा सकता है। दैट इज मिसिंग नाउ राइट नाउ। इलाज बाद में आते हैं, हम इलाज ले आए हैं, इलाज ले आए हैं, लेकिन लोग नहीं है जो इलाज कर सके। इलाज कर सके। तो छोटी सी ब्रेक का टाइम है, वापस आते हैं और उसके बारे में हम जरा और डिटेल में बात करते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे थे। एक चीज़ जिसको मैं छेड़ना चाहूँगी, इजहार राय जो है। आपसे अभी तक मेरी बात नहीं हुई, तो मैं चाहूँगी इधर से ही हम कंटिन्यू करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वैसे ही लिमिटेड है बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस। आप कुछ भी कहीं भी नहीं बोल सकते, लेकिन सोशल मीडिया क्योंकि अब है, मैं इस बात को वो नहीं करूँगी, बहुत जगह जो है बिकॉज यू डोंट हैव एनीवन जो आपको पकड़ सके कि किसने किया, कब किया, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह जाते हैं बगैर बाकी लोगों के सेंटिमेंट्स को देखे, और उनका इरादा होता है कि नहीं होता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रायट्स या बहुत सारी एक तकरीर शुरू हो जाती है और वो बहुत बड़े लेवल पे फसाद भी क्रिएट कर सकती है। किस तरह लिमिट किया जा रहा है इसको? देखिए, जैसे आपने की कि पहले बात की शुरू में ही कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं इससे डिनाई करता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लिमिटेड है, मैंने ये नहीं कहा नहीं है, लिमिटेड है। लिमिटेड भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में शायद जो मीडिया के हवाले से जो उनके इस वक्त जो एक्सरसाइज किए जा रहे हैं राइट्स, वो शायद लिमिटेड नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो फ्रीडम है वो पाकिस्तान में है। अब जहाँ तक एक बात जो जाफरी साहब ने की वो बड़ी ज़रूरी थी। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो इंटरनेट यूजेज है ये हमारी रिक्वायरमेंट है। आप जब भी कहीं अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन कराते हैं तो उसमें जैसे आपका फ़ोन नंबर लिया जाता है इंफॉर्मेशन में, वहाँ अब आपसे ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का जो एड्रेस है वो भी लिया जाता है। इंटरव्यूज में आपका फेसबुक मांगा जाता उसमें है। एक बहुत ज़रूरी बात जाफरी साहब ने जो की थी वो ये थी कि आपको जब आप साइन इन होते हैं किसी भी उस सिस्टम में, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे आपका ईमेल हो, चाहे कोई भी आप आईडी क्रिएट करते हैं, उसमें जो आपके सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो कोई देखता ही नहीं है। एक तो हमें देखिए, आई एग्री करने से पहले किसी ने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी, कभी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी होंगी। और फिर एक और बात, फिर ये कि आपने वो क्लिक्स भी जो है वो उनको डू या अनडू करना होता है कि आप, जैसे उन्होंने कहा कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स तक, अपनी फैमिली तक, अपनी जो आपका एक ग्रुप है वहां तक, या ओपन आप छोड़ते हैं आप सारी दुनिया में, या यहाँ तक भी है कि कोई आपको एक्सेस भी कर सके, ये भी तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, वो भी आपको नहीं पता। तो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रोल आपका मैं अप्रिशिएट करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के हवाले से भी, और अदरवाइज इससे पहले जो किए हैं और जो आइंदा होंगे इस टॉपिक के हवाले से, इस कानून के हवाले से,
हमें जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है वो ये है, इस कानून के हवाले से, इसके जो जराइम हैं उनके हवाले से वो लोगों को अवेयरनेस देनी है। कानून तो बन गया, कानून उनके लिए है, इंग्लिश में है, वो चंद लोग पढ़ेंगे और वो चंद लोग जो होंगे उसमें भी समझने वाले बहुत थोड़े होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि बिल्कुल अगर आप मुझे भी समझाते हैं, मैं एक आम इंसान हूँ और मैं देखती हूँ कि फेसबुक पे जो है किसी ने जो मुझे बहुत एक तो पहले रिपोर्टिंग मैकेनिज्म था कि अगर आपको कोई चीज़ ऑफेंसिव लगी आप उसको रिपोर्ट कर दें, लेकिन उसमें जब तक एक तादाद में उसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, एक्शन नहीं लिया जाता, और एक्शन मैक्सिमम क्या होता है कि वो उस चीज़ को हटा देते हैं, राइट। जब हम इसको एक क्राइम करार दे रहे हैं तो मैं सज़ा की बात करूँगी जी। और अगर मेरे सेंटिमेंट्स को, मेरे रिलीजन को कोई भी डिग्रेड करता है किसी भी तरीके से, किस तरह उसको पकड़ा जाएगा, मतलब हाउ डू यू? देखिए, अब तो मैकेनिज्म आपको इस कानून के हवाले से जो है वो सारा दे दिया गया है। मैं चाहती हूँ हम सबको समझाएं कि अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को रिपोर्ट करें, जैसे शेर अफजल साहब ने एक बात की थी कि जो चंद जराइम्स हैं उन्होंने हाईलाइट किए, वो जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है उसकी, अगर कोई भी उसको डिस्ट्रॉय करता है उसके हवाले से, अगर आपको कोई फेक अकाउंट बना है, यस, फेक अकाउंट बनाता है, ठीक, सही, ये जराइम में है। आपको अगर कोई जबरदस्ती कोई चीज पहुंचाता है, जैसे बहुत से जो आप इनको कहें कि जो कंपनीज हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट देती हैं, आप उसको अच्छा, जो इस पे भी बैन होगा? जी बिल्कुल, वो देखिए आपकी मर्जी के ऊपर है। एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हो सकती? आप नहीं, वो है, अगर आपकी मर्जी नहीं है, सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब का उसमें ऑप्शन जरूर होना चाहिए। अगर मुझे वो फर्ज करें कि वो एडवर्टाइजमेंट बल्क में जो आती हैं, अगर मैं उसको सब्सक्राइब करूं तो मुझे आती रहेंगी, अगर अनसब्सक्राइब करूंगा तो मुझे अब वो आइंदा नहीं आएंगी। और ये ज़बरदस्ती किसी को अपनी बात पहुंचाना भी, एक दफ़ा तो पहुंचा दिया तो खैर, लेकिन आप बार बार जब बल्क में पहुंचाएंगे तो फिर देखिए उसका अपना जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होता है, ओवरलोड होता है, उसकी स्पैमिंग जी, ये स्पैमिंग है। और फिर उसमें ये होगा कि आपको जो अल्टीमेट, देखिए ना, मेरी बहुत सी इंपॉर्टेंट मेल्स रह जाएंगी बल्क मेल आने की वजह से, मैं उनको नहीं देख सकूंगा, बहुत से नुकसान आते हैं। फिर आपके जो स्टॉकिंग है, स्पैमिंग है और स्पूफिंग है, ये तीनों आपके डिफरेंट क्राइम्स जो है ना वो इसमें प्रोवाइडेड भी हैं। आइडेंटिफिकेशन जो है, फिर अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के वाले से, जैसे आपका बैंकिंग में है, आप ऑनलाइन अकाउंट्स करते हैं, उसको हैक कर दिया जाता है, उसको कोई अगर उसमें फौजरी करता है, उसको कोई फर्ज करें कि जैसे एम्बेजलमेंट है, तो ये सारी चीजें, जिस तरह मैंने पहले पूछा कि ये कवानीन तो हैं बिल्कुल। आज अब मेरे 1000 फेक अकाउंट हैं, ठीक है, मैं किस तरह, मैं कहाँ कंप्लेंट लॉन्च? हाँ, ये देखिए आपके जो अकाउंट्स के हवाले से जो बात है, कोई भी अकाउंट अगर आपका फेक है, पहली बात तो ये है कि हमें खुद नहीं पता कि हमारे नाम से कितने अकाउंट हमने खुद क्रिएट किए हैं। जब आप टेलीफोन लेते हैं तो उसमें आपका एक अकाउंट बना दिया गया, और आप हो सकता है जिससे टेलीफोन ले रहे हैं, मोबाइल फोन, वही आपको बना के दे रहा है। तो ये बहुत ही चीजें हमारी, मैं मेन फेसबुक, मुझे आप जाएंगे, आप एफआईए अथॉरिटीज के पास जाएंगे, इस लॉ के तहत चंद जराइम ऐसे हैं जो कि नाकाबिले दस्तंदाजी ये पुलिस है, नॉन कॉग्निजेबल है, जिसमें ये फेक आइडेंटिटी भी है। और जो आपने रिलीजियस फेनेटिसिज्म की बात की, नहीं मतलब मेरी आइडेंटिटी का, अगर आपकी आइडेंटिटी का मसला है, ये ला ये कहता है कि आपने दरखास्त ले जाके अपने जिले के सेशन जज साहब को देनी है। अच्छा। और उसको दरखास्त देनी है कि जी ये मेरी आईडी है, और ये आईडी या इसका थेफ्ट हुआ है, या फिर कोई दूसरा शख्स जो है फेक आईडी मेरी बना के उसको यूटिलाइज कर रहा है। फाजिल जज साहब जो हैं वो एफआईए को, चूंकि इस ला के तहत एफआईए वायदेदार है जो इन्वेस्टिगेट भी करेगी और संजीदा मसाइल में फिर ये ला प्रोवाइड करता है। मैं इसी बात पे आना चाह रही थी कि इस तरह तो इतना फ्लड गेट खुल जाए कंप्लेंट्स का, क्योंकि आपके हर इंसान के जो है 1000 फेक आईडीज होते हैं, कुछ आपने खुद बनाए होते हैं, जैसे आपने कहा भूल चुके होते हैं, कुछ जो है वो लोग बना देते हैं। तो एफआईए किस तरह डिटरमिन करता है किस पे एक्शन लेना है, किस पे नहीं लेना? प्रॉब्लम ये है, जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं, चाहे फेसबुक है या गूगल है, वो एक कोड सफीना मांगते हैं। अगर एफआईए का इदारा भी कहते हैं ना कि इस अकाउंट को बंद कर दो, कि हमें ये फोरेंसिक दो, किसने अकाउंट खोला था, कहते हैं ये कोड सफीना। इस लॉ के बाद वो जो बेस्ट साउंड फरमाया वो मिल जाएगा हमें। अच्छा। हम कहेंगे जी इस खातून ने ये दरखास्त यहाँ दी है, कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया है, ये उसकी कॉपी है। लेकिन उसके लिए कोई क्राइटेरिया होगा कि आप ये सब कुछ करें, और ये किसी के लिए नहीं, ये लॉ में डिफाइंड है। ये तो कि सब वैसे ने बताया कि जज के पास जाएंगे, वो एफआईए को कहेंगे ये करें, एफआईए फेसबुक या जो भी चीज़ है उसके अगर इसको बंद कर दें, वो कंप्लेंट कह रहा है ये फेक अकाउंट है। लेकिन उसके आप संजीदगी नहीं देखेंगे, अगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर यही कुछ शेयर हो रहा है जो मेरा प्रोग्राम है, या एक ऐसा अकाउंट है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस है। जी बिल्कुल ठीक। हाँ, उसकी अदालत की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है
अच्छा। अगर कोई, देखिए मैंने कहा चंद जराइम ऐसे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए या किसी भी दूसरे फिरके पे काफिर की सनद जारी हो रही है, तो इसके लिए ऐसे हालात में FIA खुद बगैर किसी कोर्ट के डायरेक्शन के वो प्रोसीड कर सकती है, मुल्जिमान को अरेस्ट भी कर सकती है। FIR बुनियादी चीज इसकी रिक्वायरमेंट है लॉ की, FIR की। बिल्कुल। तो उसमें ये चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है 18 और 17 17, तो जहां पे मजहबी मुनाफरत की बात होगी या साइबर टेररिज्म होगी या फिर अगर आपके स्टेट के इदारों जो की हैकिंग होती है, ये वो जराइम हैं जो FIA किसी इदारे की दरखास्त पे या सुओ मोटो जो हैं वो प्रोसीड करके FIR दर्ज करके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अरेस्ट भी कर सकती है, उन पे रेड भी कर सकती है और बास कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में उनको वारंट की भी जरूरत नहीं है। ठीक। ये अच्छा, अगर ये इस तरह का जो कोई इंसान है ये बाहर बैठा हो तो फिर क्या करें आप? इसमें ये मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले इस लॉ को थोड़ा सा ब्रॉडेन करना चाहूँगा। हाँ, ठीक है। पाकिस्तान में लास्ट वीक से ये नाफिजुल अमल है, साइबर क्राइम जो लॉ है। आपको पता है मैं आपके पहले प्रोग्राम में आता रहा हूँ, काफ़ी हम डिस्कस लॉन्ग, आपका पहला TV चैनल है जो 2-3 साल से इस पे काम कर रहा है। बिल्कुल। ये जो लॉ है इसके अंदर टोटल जो दफात हैं, सेक्शंस हैं, वो 51 है। यानी मैं पब्लिकली बात कर रहा हूँ कि इसमें 51 दफात हैं। 51 दफात में से 33 जो है वो डेफिनेशंस हैं। ठीक है। अब बेसिकली साइबर क्राइम लॉयर, ये जो डेफिनेशंस हैं ये मेरे ख्याल में जो लॉन्ग टाइम हम तकरीबन 16 साल से रिसर्च में हैं, साइदास भट्टी साहब हैं, जाफरी साहब हैं, हम लोग वो पुराने रिसर्च पे चल रहे हैं। ये 33 डेफिनेशंस जो हैं ये सफिशिएंट नहीं है फॉर द पब्लिक। ठीक। इट नीड्स मोर एंड मोर इंटरप्रिटेशंस व्हेन इट कम्स टू द कोर्ट्स। ठीक। पहली तो बात ये है पब्लिक के लिए। सेकंड ये है कि इसमें 3 जो बाकी जितने जुराइम हैं, यानी आप डायरेक्टली कहते हैं उससे मैं उर्दू में बात करना चाहूँगा यहाँ पे। एक है काबिल ज़मानत जुराइम है सारे के सारे तकरीबन सवाए 3 जुराइम छोड़ के। उसके बाद नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस है, यानी पुलिस छापा नहीं मार सकती वहां पे जाके डायरेक्टली सवाए 3 जुराइम के। टोटल जो जुराइम हैं वो 25 से 26 हैं जो ये लॉ डिस्कस करता है। अगर 25 से 26 के अलावा कोई चीज आपके साथ हो जाती है, उसकी मिसाल मैं यूं दूंगा कि डे टू डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आप आज एक मोबाइल यूज कर रही हैं जिसकी कैपेबिलिटी जो है वो आम जबान में ये कहूंगा वो i6 या i7 है एप्पल की तरफ से। ठीक है, सही। एक टोक्यो में बैठा हुआ बंदा, एक मॉन्ट्रियल में बैठा हुआ बंदा, उसके पास आपसे लेटेस्ट गैजेट्स हैं। बिल्कुल। अब वो वहां बैठ के जब क्राइम करेगा आपकी इंटेग्रिटी ऑफ द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री के खिलाफ, क्या आपका कानून हरकत में आता है कि नहीं आता? जो अभी आपने सवाल मेरे से किया था कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर आएगा, या अगर ये पहले ये था जब ये नेशनल असेंबली में था ये लॉ, सेनेट में जाने से पहले बिफोर अमेंडमेंट्स, उसमें ये था कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए होगा और वो कोई शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है उसके लिए ये इस्तेमाल होगा। लेकिन सेनेट अमेंडमेंट की कि इट इज एनफोर्स्ड एट वंस। अब इसमें एक और बात नहीं आ जाएगी जो कि सब लॉयर्स ही तशरीफ फरमा है कि जो पब्लिक के लिए बात भी करना चाहूंगा कि क्या इस लॉ में इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। ये भी लेकुना है। देयर इज नथिंग डिस्कस्ड इन द लॉ। अच्छा, ये अब एक शख्स ने आपकी फेसबुक 2 साल पहले प्रॉब्लम हुई आपको, फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स लॉन्ग टाइम इनके पास केस जाता है, ये रिसर्च करते हैं एज ए इंडिपेंडेंट एजेंसी, तो ये तो कहते हैं यार ये 2 साल पहले इनका ये अकाउंट का इशू हुआ था, लॉ तो भी हुआ लास्ट वीक में, क्या यहाँ पे हमारा कानून फिर खामोश है? नहीं, but I don't think that's going to happen. That goes against the spirit of law anyway. उसमें कि आप retrospect में चले जाएं। रिट्रोस्पेक्टिव के हवाले से तो इसमें बाकायदा दे दिया गया था कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि ये जब ये नाफिज अमल हुआ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है जी जी, तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जिस दिन होता है अगर ये ऑर्डिनेंस होता या ये सबऑर्डिनेट लॉ होती तो फिर तो ये प्रोस्पेक्टिव ऑपरेट करता, लेकिन चूंकि ये एक्ट है और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट को ये एक प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि वो, लेकिन ये फिर भी बहुत से ऐसे एक्ट्स हैं जिनके बारे में सुपीरियर कोर्ट्स ने कहा है कि नहीं इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, हम इस वक्त सॉरी मैं यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगी, टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम, क्योंकि यहाँ पर सारे लॉयर्स हैं तो हम जो बात करते हैं मुझे नहीं लगता कि आम जो इस वक्त लोग हमें देख रहे हैं उनको समझ आएगी, तो हम जो है हम थोड़ा हम जो है ना थोड़ा आप जो है ना हमसे भी आगे हैं, मैं आपको बताऊंगी, यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, सो आई थिंक हम लोग जो है इसको थोड़ा लेमन टर्म्स पे लेके आते हैं। हमारे ऑडियंस में एक सवाल भी है, आप सवाल कर लीजिए, हम फिर ब्रेक पे जाएंगे जल्दी से। सवाल मुझे ये करना है कि हम जो व्हाट्सएप पे करते हैं वीडियोस या पिक्चर्स शेयर करते हैं,
तो वो जो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है उनके पास जाती हैं, अगर उनके पास जाती हैं तो वहां से आउट तो नहीं होती। आउट होने वाली बात जो है ना, ये हर किसी का जो है ना ये मसला होता है। इस पर भी हम बात करेंगे। और आजकल व्हाट्सएप में एक नई चीज़ आई है, इंक्रिप्शन, जिसके अंदर जो है सब कुछ वो कहते हैं कि ये आपके और जिसके साथ आप शेयर करें उसके बीच में, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया बच्ची ने जो हमारे ऑडियंस पे बैठी हुई है, और सिर्फ व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन ही नहीं बल्कि स्नैपचैट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जिसमें वो आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपकी पिक्चर 24 आवर्स में ख़त्म हो जाएगी। तो ये कहाँ जाती है, इसका क्या होता है, प्लीज़ हमें बताइए। आप इंटरनेट पे जब कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो एक सर्वर पे जाती है। अच्छा, चाहे वो व्हाट्सएप है या कोई भी सोशल मीडिया है, वहाँ जाकर रिजाइड करती है। इम्पॉर्टेंट बात ये, जब आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हैं तो आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन से ग्रुप के लोग होंगे। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। अगर आपने उस वक्त कोई ग्रुप लूज कर दिए कि जी ये भी हो ये भी हो, या ग्रुप्स को ऐड कर दिया उसमें, तो वो ग्रुप आपको फर्दर ऐड कर देंगे कहीं और पे ना। इसलिए बात तो बहुत ज़रूरी है। अभी जो आपने इंक्रिप्शन की बात की, यस व्हाट्सएप ने भी इंक्रिप्शन लाए हैं, दैट इज कॉल्ड SSL, और बड़ी सिक्योर इंक्रिप्शन है वो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन है वो। और अगर वो कायम हो तो दैट क्रिएट्स अ टनल बिटवीन द सर्वर एंड द यूजर। अच्छा, जी जी जी। बट ये तो नुकसानदेह है, बिकॉज ऑल दीज एक्टिविटीज हैपनिंग जिस पे हम वैसे ही काबू नहीं पा सकते। देखिए हर चीज के इट्स टू एज वेपन। इंक्रिप्शन कई तरह की है, इंडस्ट्री इंक्रिप्शन भी है, आपकी पर्सनल आपको ओपन मार्केट में फ्री इंक्रिप्शन ही मिल जाती है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या आएगी। लेकिन जो व्हाट्सएप ने इंक्रिप्शन दी है वो काफी सिक्योर है। यस, ये इशू है कि जी अगर इदारे चेक करना चाहें लॉ एनफोर्समेंट के क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर प्रोविजन मौजूद है। मैंने वही कहा, उसके लिए फिर कोर्ट सफीना चाहिए। फिर वो आप व्हाट्सएप को लिखेंगे कि जी ये डाउटफुल एक्टिविटी है, मैं इसके बारे में बताया जाए। मतलब आप पकड़े जा सकते हो। जी, वो तो कोई इशू नहीं है, दैट इज नॉट द बिग। क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला था कि इंटरनेट कह रही हूँ, आपका जो फोन सर्वर होता है ये तो ट्रेस बैक हो जाता है, लेकिन जितनी भी वारदात होती है इसमें जब ये इकट्ठा किया जाता है एक जगह पे, मॉब जो जमा होती है, ये थ्रू इंटरनेट और व्हाट्सएप और ये इन सारी चीज़ों में होती थी। बहुत सारी कंट्रीज में तो इस पर कम्प्लीटली बैन भी लग चुका है। तो ये जो आपकी बात का सवाल का जवाब मिल गया आपको। ये सबसे पहले, ये बात मैं चाहूंगी कि यहाँ पे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बताएंगे। ये सबसे पहले आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पिक्चर किसके साथ शेयर कर रहे हो, और एक दफा जब आपने शेयर कर दी फिर वो उसकी मर्जी है कि वो आगे कितने लोगों को पहुंचाए। ऐसा ही है, आपने तो कर, ठीक है, तो एक दफा जब आपने दे दी। बाकी मैं एक स्नैपचैट का भी आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो 24 आवर्स में एक्सपायरी है। जी बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी जैसा अभी बताया था बड़ी साहब ने कि चेंज हो रही है फास्टली। अभी एक चाइना चीज ला रहा है, इसका नाम है WeChat, दैट इज कंबाइनिंग एवरीथिंग। यानी अगर आपके पास इस वक्त 50 ऑप्शन है सोशल मीडिया पे, तो सबको एक चीज में ला रहे हैं। ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं। अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी गायब हो जाती है, लेकिन ट्रस्ट भी फिजिकली गायब नहीं होती। फिजिकली गायब नहीं है, तो याद रखें सारे, सुन लेंगे बट किस बंदे में अकल है, जिस इंसान में अकल है। तो जो पुराने आपके जो कंप्यूटर होते थे वो भी अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास ले जाओ तो जो डिलीटेड डेटा था वो भी आपको दे देते थे। तो ये तो बहुत ही आगे की बात है। टाइम हमारा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मैं चाहूंगी कि हर कोई जो है अपने प्लीज add your 2 cents to it, I would say. मैं यही कहना चाहूँगा कि कानून नाफिज हो चुका है। कानून जिस तरह का भी हो, आपने ये करना है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है। बिल्कुल। जब आप ज़िंदगी को एहतियात से गुजारते हैं, डॉक्टर के मुताबिक चलते हैं कि ये खाने से ये होता है और ये ना खाने से ये नहीं होता, ऐसे ही इंटरनेट की दुनिया है। आपने एहतियात से काम करना है, अपने आप को ज़्यादा ऐसा नहीं करना है कि आप कोई ऐसी चीज़ शेयर कर रहे हों जिसका इम्पैक्ट किसी भी मुल्क के कानून के साथ टकराता हो। बिल्कुल। आपके मुल्क में कानून आ चुका है, अपने गैजेट्स, अपनी दोस्तियां, अपने फैमिली मेंबर्स, एवरीथिंग शुड बी सिक्योर्ड करेंगे तो आपको फायदा होगा और आपको कल किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि कानून जैसा भी है वो जरूर आए, इसमें फ्लॉज जरूर मौजूद हैं, लेकिन ये शुक्र है कि आया तो है। अब इसमें डिबेट्स भी होंगी कि अच्छा है बुरा है, इसमें क्या फ्लॉज हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारे होंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है एक तो इसको मुश्तहर किया जाए, लोगों को पता चले कि उनके इस लॉज के हवाले से क्या राइट्स हैं, क्या इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कौन से जो काम है वो जराइम में आते हैं। और जब ये सूरत हाल मुश्तहर हो जाएंगी तो फिर लोगों को अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स जैसे पहले बात हुई वो बहुत ज़रूरी है, जिस पे कभी हमने गौर नहीं किया। तो अपने आप को सिक्योर करें। हम भी जो है वो ऐसा इस कानून के आने के बाद शायद बहुत से एथिक्स में जो उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे लोग। और मैं समझता हूँ कि जो भी है पॉजिटिव है। यहाँ एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि आइंदा
जो आने वाला वक्त है उसमें हमारी एजेंसीज को इन मेजर्स को पूरा करने के लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो होनी, और इसी तरह कोर्स की होनी बहुत बिल्कुल बहुत जरूरी है। अवेयरनेस और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैं थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पर तशरीफ आए, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। महकती मॉर्निंग, महक के हर पल जिंदगी शो को हम रैप करेंगे। लॉयर्स आप जो है अपना कमेंट दे दीजिए। मैं ये अर्ज करूंगा कि इस्लाह से पहले कोई आपको अगर फ़ोन पे फहश मैसेज भेजता था या गाली देता था या नेट पे आपका कैरिकेचर बनाता था, और वो भी इस बेहुदा अंदाज में कि आपको बिलिटल करता था पब्लिक एस्टिमेशन में, कोई आपकी फेक आईडी बनाता था या आपके ईमेल को हैक करता था, कोई शख्स जो है किसी की माँ बहन की तस्वीरें जो हैं वो किसी भी तरह आपको इंसल्ट करता था, ये पहले आप किसी को कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि कोई कानून ही नहीं था और एक अंत मचा हुआ था। अब लोग इस पे खबरदार रहें। अगर कोई आपकी ज़ात को, आपके ख़ानदान को किसी भी हवाले से गाली देता है नेट पे, टैबलेट पे,